नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने भारतीय संविधान की भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप भारतीय संविधान की भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तृत रूप से सीखेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत करने से पहले संपत्ति के मौलिक अधिकार एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संसद में पेश किया गया था। इसका नाम ही था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। किंतु यह अधिनियम 20 जून 1979 से प्रभावी हुआ, यानी लागू कर दिया गया। तो कोई भी कानून संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में एवं राज्यों के विधानमंडल में, विधानसभा एवं विधान परिषद में जब प्रक्रिया में होता है तब उसको बिल कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिल या अधिनियम कहा जाता है। किंतु जैसे ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वह अधिनियम एक्ट बन जाता है, यानी कानून का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर आपको समझना है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद में कब पेश हुआ था, तो इसका आंसर है 1978 में। वहीं पर यदि आपसे प्रश्न पूछता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ, या फिर डेट सहित यदि पूछता है तो आप इसका आंसर देंगे 20 जून 1979। पिछली क्लास में आपने मूल अधिकारों का अध्ययन किया था। मूल अधिकारों के अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार को भी आपने जाना था। आपने पढ़ा था मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो आपने भी पढ़ा था कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 में प्रभावी हुआ था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया, और ऑप्शन में केवल एक ही है, या तो 1978 है और या तो 1979 है, तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप एक में टिक कर देंगे, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है संपत्ति का अधिकार कब समाप्त कर दिया गया था, किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, और दोनों ऑप्शन में है, 1978 भी ऑप्शन में है और 1979 भी ऑप्शन में है, तो यहां पर आपको 1979 में टिक करना होगा, क्योंकि 1979 से ही कानून प्रभावी हुआ था, इसलिए आपको 1979 में टिक करना होगा। पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया था। 1978 और 1979 दोनों तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। शायद हमने 1979 के रूप में पढ़ा दिया था, तो प्रतियोगी छात्रों के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई थी कि सर हम 1978 में टिक करें या फिर 1979 में। तो दोनों तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसी परिस्थिति आपने देखेंगे और जिस प्रकार से हमने बताया है उस हिसाब से आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर सही रहेगा। तो प्रतियोगी छात्रों की समस्या सॉल्व हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। और अब हम शुरुआत करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता,
तो आप कमेंट करके बताया करिए या फिर आप मुझे कॉल करिए। तो पहले आपके प्रश्न का समाधान करेंगे, इसके बाद ही नए चैप्टर की शुरुआत होगी। तो अब जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद, यहां पर अनुच्छेद लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आयरलैंड का संविधान भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। इसके बाद भारतीय संविधान में इनको समाहित करने का मुख्य उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः पर आधारित है। सब पले सब बढ़े, सबका साथ सबका विकास, ऐसी विचारधारा लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य को लोक कल्याणकारी, भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाया था और वहां पर बताया था कि राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करना मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, किंतु आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य रहा है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ऐसी बातों का समावेश किया गया है जो आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भारत को लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करेंगे। अब नीति निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करते हैं। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस भाग में अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में, मतलब भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अभी आपने मूल अधिकार पढ़ा था, तो मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो मूल अधिकार न्याय योग्य है, प्रवर्तनीय है और न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, किंतु वही नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है और कहीं कहीं लिखा रहता है कि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है और मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या है, फिर भी इसमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, यानी कि आधारभूत हैं। कानून बनाते वक्त इनका ध्यान रखना होगा। विधि निर्माण में राज्य जब विधियों का निर्माण करेगा तो इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। कोई भी नियम कानून बनाया जाएगा तो राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही नियम कानून का निर्माण करेगा। इसके बाद नोट करके यहां पर लिखा हुआ है, यद्यपि यह गैर न्यायोचित है, प्रवर्तनीय नहीं है या फिर अप्रवर्तनीय है, किंतु यहां पर आप देख रहे हैं यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के कारण न्यायालय इन्हें देखता है।
हालांकि न्यायालय द्वारा इनको जबरदस्ती पालन नहीं कराया जा सकता है, किंतु न्यायालय जब निर्णय देता है तो नीति निर्देशक तत्वों को देखता है, इनको ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। हमारे नोट्स में जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसकी हर एक लाइन, न केवल हर एक लाइन अपितु उसका एक एक अक्षर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुच्छेद 36 से 51 तक 16 अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। कितने हैं? 16 अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, किंतु नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 14। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक दिए गए हैं और 16 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, तो आप कह दें नीति निर्देशक तत्वों की संख्या 16 है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह प्रश्न एक बार यूपी टीजीटी में पूछा गया है, नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 14 है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद अब हम नीति निर्देशक तत्वों को एक नज़र में देखते हैं सीरियल से। इसके बाद एक एक अनुच्छेद का डिटेल किया जाएगा। तो अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा दी हुई है। यहाँ पर बार बार आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को इनको लागू करना पड़ेगा। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा यहाँ पर 36 के अंतर्गत दी गई है। इसके बाद 37 में इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित बातें रखी गई हैं, जो अभी आपने पढ़ा है। इसके बाद अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था की जाएगी, इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत तो यहाँ पर अनुच्छेद 39 में दिए गए हैं। इसके बाद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। तो आप अनुच्छेद 39A को जरूर याद रखेंगे कि ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 39। इसको आप याद रखेंगे, बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला है ग्राम पंचायतों का। अनुच्छेद 40 का विषय है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ये गांधीवादी तत्व है। गांधी जी चाहते थे ग्राम पंचायतों की स्थापना हो, ग्राम पंचायतों को ऐसे अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान किए जाएं कि वह स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। तो ये भी अनुच्छेद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से गांधीवादी तत्व कौन सा है? तो यह है ग्राम पंचायतों का गठन करना, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। अभी यहाँ पर एक एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से चैप्टर वाइज लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, इसी तरह से लेक्चर वाइज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41, कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता का अधिकार। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन देने की बात तो कही गई है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता की बात कही गई है। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के गठन का बात की गई है। ये भी गांधीवादी तत्व है। किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के प्रोत्साहन की बात की गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 43B। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है
ये प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया गया है और आज के डेट में भारतीय राजनीति का सबसे ज्वलंत मुद्दा भी है। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता की बात की गई है? किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी पंथ का हो, सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसको आप याद रखेंगे, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, 6 से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। दोस्तों पहले यहाँ पर लिखा हुआ था 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, किंतु 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा की बात की गई है। यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली बात है कि पहले क्या था, इस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा हुआ था बालपन पूर्व देखभाल तथा 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, किंतु जब इसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया तो इसके बाद 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा की बात इस अनुच्छेद के अंतर्गत, संशोधित अनुच्छेद के अंतर्गत की जाएगी, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला है अनुसूचित जाति। 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद अगला है पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर को सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार के कर्तव्य। इसके बाद अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं अगला है 48A। 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों के सुरक्षा की बात की गई है। आप जानते हैं पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा आज के डेट में बहुत ही बड़ा पारिस्थितिकी समस्या है। इनको सुरक्षा का वातावरण हमको प्रदान करना होगा, इस संबंध में बात कही गई है। तो ये अनुच्छेद 48 से पर्यावरण से संबंधित है। ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 49 में स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल। भारत में 2 प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें आप राष्ट्रपति पढ़ते हो, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल आता है। तो न्यायपालिका को सरकार से मुक्त रखा गया है ताकि निष्पक्ष न्याय की भावना को ठेस ना पहुंचे और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना हो। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका के अंतर्गत रखा गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा गया है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद अनुच्छेद 50 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 50 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लेता है कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में है या फिर कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति के बारे में है। इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37 में नीति निदेशक तत्वों के बारे में प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के अंतर्गत भाग 3 में
दिया गया है भाग 3 के अनुच्छेद 12 में। पिछली क्लास में जब आपको मौलिक अधिकार हमने बताया था तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। जो परिभाषा राज्य की अनुच्छेद 12 में है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी दी गई है। एक जगह और राज्य को परिभाषित किया गया है 152 के अंतर्गत, लेकिन अनुच्छेद 152 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है वो प्रांत के लिए दी गई है। यहाँ पर अनुच्छेद 12 को आप फिर से एक बार देख लें। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य से अभिप्राय केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय प्राधिकरण और अन्य लोक प्राधिकरणों से है। जब भी हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य के अंतर्गत इनकी बात की जाएगी। अब अनुच्छेद 37 की बात करते हैं। अनुच्छेद 37 में कहा गया है इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो इसको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक हैं और गैर न्याय योग्य हैं और यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फिर भी इस भाग में दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं या समझिए आप आधार हैं। लोकतांत्रिक देश के ये आधार हैं। इसके लिए विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य इनकी अवहेलना इग्नोर इनको नहीं कर सकता। हालांकि जबरदस्ती नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों का यदि उल्लंघन होता है, राज्य इनको लागू नहीं करता तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। किंतु फिर भी राज्य का उद्देश्य है जो भी नियम कानून बनाए इन तत्वों को ध्यान में रखे। भारत सरकार द्वारा हो या फिर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हो, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को समय समय पर कानून बना करके लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में प्रयास करती रही है। तो अनुच्छेद 36 और 37 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। डायरेक्ट 36 और 37 कोई नीति निर्देशक तत्व अपने आप पे नहीं है। अब नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की बात करते हैं। यद्यपि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, किंतु अध्ययन की सुविधा व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए इन तत्वों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो नोट है यहाँ पर कि संविधान में इनका कोई वर्गीकरण नहीं है। पढ़ने और पढ़ाने की सुविधा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए इसको मैंने 4 भागों में बांटने का प्रयास किया है। पहला है आर्थिक न्याय संबंधी तत्व, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व, तीसरा है सामाजिक कल्याण संबंधी तत्व और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। इसके बाद पहला है आर्थिक न्याय संबंधी तत्व। संविधान निर्माताओं द्वारा, अब इस पर हम बात करेंगे आर्थिक न्याय संबंधी तत्व के बारे में। पहला है आर्थिक न्याय संबंधी तत्व। संविधान निर्माताओं द्वारा भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु अनुच्छेद 38 एवं अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है। तो यहां पर आप देखेंगे, अभी आपने सभी अनुच्छेद को सीरियल से पढ़ा था, लेकिन अब यहां पर आपको सीरियल नहीं मिलेगा क्योंकि इन हेडिंग के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो अनुच्छेद ऊपर नीचे भी हो जाएंगे, इनका सीरियल यहाँ पर सीक्वेंस नहीं रहेगा। तो अनुच्छेद 38 में देखते हैं क्या कहा गया है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु अनुच्छेद 38 की स्थापना का प्रयास करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत क्या करेगा, राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की प्रयास करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित
हो सके, यहाँ पर अनुच्छेद 38(1) में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 38(2) को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर लें 1978 कर लें, किंतु आपको 1979 भी याद रखना है। अभी मैंने बताया था इस अधिनियम का नाम था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के नाम से संसद में पेश हुआ था, किंतु 1979 से ही यह कानून बना था, लागू कर दिया गया था, प्रभावी हो गया था। तो आप यहाँ पर 1978 कर लीजिएगा। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कहाँ पर आपको 1978 में टिक करना है और कहाँ पर 1979 में, इसको मैंने अच्छी प्रकार से डिटेल में बता दिया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य विशेष रूप से आर्थिक असमानता को कम करने के लिए प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापों में संलग्न लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 38(2) में ये बात लिखी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 39 में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 39 में प्रावधान किया गया है कि, तो इसमें अनुच्छेद 39 का है, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 39 का में लिखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 39 खा, अनुच्छेद 39 खा में क्या कहा गया है, राज्य देश के भौतिक तथा आर्थिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। ऐसा नहीं है, देश की जो भौतिक संपत्ति है, जो खनिज भंडार है, उसमें व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं, इनके स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की संपदा नहीं होती है, इसको पूरे सारे समाज के कल्याण में खर्च करना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 39 में कहा गया है, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण इस प्रकार न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। ऐसा नहीं है कि संपत्ति के जितने संसाधन हैं उनका एक जगह या फिर एक व्यक्ति के पास केंद्रित हो जाए तो सार्वजनिक कल्याण फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टैक्स लगा करके गरीब जनता में भी उसको बांटा जाता है विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। इसके बाद अनुच्छेद 39 में है, 39 में राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। यदि मान लीजिए स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों लोग एक ही पद पर कार्यरत हैं तो दोनों को बराबर वेतन दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा कि कोई स्त्री है उसको कम वेतन दिया जाए, पुरुष है तो उसको ज़्यादा वेतन दिया जाए। जैसे दो लोग, स्त्री और एक लड़की और एक लड़का, दोनों लोग एक ही दिन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में किसी विद्यालय में ज्वाइन करते हैं, दोनों का स्केल एक होगा, दोनों को बराबर वेतन का अधिकार होगा, उसमें अंतर नहीं होगा। इसके बाद ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किसमें की गई है? मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में और संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 39 अंगा। अनुच्छेद 39 अंगा में आपको देखना है, यहाँ पर क्या कहा गया है, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। श्रमिकों का, स्त्रियों का एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक व्यवस्था
आर्थिक व्यवस्था में कोई नागरिक ऐसे रोजगार में ना जाए जो उसकी आय व शक्ति के अनुकूल ना हो। एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत इतनी अच्छी बातें कही गई हैं। अगर ऐसा इन बातों को लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, श्रमिक पुरुषों का शोषण न हो। यदि कोई 70 साल का है, वो उसको ऐसे कार्यों में, जोखिम भरे कार्यों में मजबूरी बस न जाना पड़े। सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी। ऐसे ही बालकों को जोखिम भरे कार्यों में न जाना पड़े। ऐसे ही स्त्रियों को वो वही कार्य करें जो उनकी क्षमता एवं शक्ति के अनुरूप हो। जबरदस्ती या फिर मजबूरी में उनको ऐसे कार्य न करना पड़े जो उनकी क्षमता एवं शक्ति के अनुकूल नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 39 में कहा गया है, क्या कहा गया है, पहले यहाँ पर नोट है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की तथा भौतिक और नैतिक परित्याग से उसकी रक्षा की जाएगी। इसके बाद अगला है सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व। अनुच्छेद 39 का इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान किया गया है, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी तंत्र का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या किसी प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाएगी। इसको आप नोट करिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता की बात की गई है? सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित हो जिससे कि वह न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। जो गरीब है, सक्षम नहीं है, उसको सरकार फ्री में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी ताकि वह न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इसके बाद अनुच्छेद 41 में कहा गया है, राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। यहाँ पर तरह तरह की लोक कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। यहाँ पर प्रत्येक जिले में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर आप 1 रुपये का पर्चा कटा करके दवाई करा सकते हैं। बुढ़ापा में सरकार पेंशन दे रही है, बेकारी में बेरोजगारी भत्ता दे रही है, और जब व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, 60 साल की उम्र पार कर चुका होता है, तब उनको वृद्धावस्था पेंशन भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है जो मनरेगा काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, यहाँ 14 उल्टा हो गया, सुधार करिएगा, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। मनरेगा अनुच्छेद 41 के अंतर्गत मनरेगा की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अब बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42, राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्ति को अपनी अनुकूल और मानवीचित दशाओं में कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों की प्रसूति के समय सहायता के लिए उपबंध करेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को मजबूरन कार्य न करना पड़े, वह बीमार है तो वह कार्य में न जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है मानवोचित दशाओं में ही वह कार्य करे। स्त्रियों को प्रसूति यानी प्रेगनेंसी की अवस्था में, प्रेगनेंसी टाइम में उनको सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। आप जानते हैं जिन महिलाओं के खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती है, उनका पोषण जो आहार होता है, पौष्टिक आहार यदि अच्छा है तो आगे जन्म लेने वाली संतानें भी हष्ट पुष्ट होती हैं। लेकिन यदि बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनको पौष्टिक आहार की तो बात छोड़िए, आप उनको रोटी भी नसीब
नहीं होती है, ऐसे लोगों के बच्चे कैसे जन्म लेंगे, किस प्रकार से उनका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं नैतिक विकास होगा, यह एक चिंता का विषय है। तो ऐसी स्थिति में प्रसूतावस्था में सरकार महिलाओं को खाने पीने से संबंधित सामान सामग्री भी उनको देती है, और जब बच्चा जन्म लेता है उस समय इनको कुछ न कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 43, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके। आप जानते हैं कि समय समय पर जो है वेतन बढ़ाए जाते हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या प्राइवेट हों। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जाती है उस प्रकार से बीच बीच में इनको सैलरी भी प्राइवेट कंपनियां हो या फिर सरकार हो बढ़ाते जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों को साल भर में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है और 1 बार इंक्रीमेंट लगाया जाता है, ताकि महंगाई की मार वो झेल सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं, राज्य की इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का सदुपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। राज्य यह भी प्रयास करेगा कि गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। ये गांधीवादी तत्व है, इसको आप याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है निम्नलिखित में से गांधीवादी तत्व कौन सा है। आप जानते हैं गांधी जी बड़े बड़े उद्योगों को महत्व नहीं देते थे, वो चाहते थे भारत कुटीर उद्योगों का देश बने, छोटे छोटे उद्योगों को लगा करके ग्रामीण क्षेत्रों को सेल्फ डिपेंड बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए। इसके बाद अनुच्छेद 43 का इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य उचित व्यवस्था या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा, ताकि वो रोजगार पा सके और अपने जीवन का सामाजिक आर्थिक रूप से विकास कर सके। इसके बाद अनुच्छेद 43 खा है। अनुच्छेद 43 खा को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि कहा गया है कि राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण व वृत्तिक प्रबंधन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर सहकारी समितियों की बात की गई है, ये भी गांधीवादी तत्व है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी तत्व है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 43 के खा के अंतर्गत यहाँ पर सहकारी समितियों की बात की गई है। इसी तरह से अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग धंधों के विकास की बात की गई है, ये भी गांधीवादी तत्व है, आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहा गया है, पहले कहा गया था इसमें राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, किंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इस तत्व को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 21A के तहत इसे मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। क्या किया गया है? मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसे 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में कुछ अपवादों को छोड़ करके लागू कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे शिक्षा का अधिकार कब मूल अधिकार बनाया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया और कब से इसको लागू किया गया। ये क्वेश्चन राजस्थान पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था और बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। शिक्षा के अधिकार को कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 से।
अनुच्छेद 21A के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में जो शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, इसको यहाँ मूल अधिकार बना दिया गया है। यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार बनाया गया है। राज्य यहाँ पर 14-16 लिखा है, यहाँ पर आप एडिट करिएगा। प्री स्टूडेंट शिवम पांडे के द्वारा की गई गलती है, इस पर आपको सुधार करना है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक, यहाँ पर जोड़िएगा, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में कहा गया है राज्य 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए, लेकिन मूल अधिकार बनाया गया है 6 से 14 वर्ष तक के। तो अब ये अनुच्छेद हो गया राज्य 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, क्योंकि 6 से 14 तक के लिए राज्य ने पहले से ही कर दिया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों में ठोस हो, द्रव हो या कोई भी हो, गैस के रूप में हो, द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। दोस्तों, ड्रिंकिंग पर, दारू पीने पर रोक होनी चाहिए, किंतु सरकार को इतनी इनकम यहाँ से मिलती है कि सरकार इन पर रोक नहीं लगा पाती। कई राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में इस पर जो है रोक भी लगाई गई है। दवा के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर जो है रोक लगा सकती है। कई बार क्या होता है, सार्वजनिक स्थानों पर लोग जो है सिगरेट पीते हैं, इतना धुआं छोड़ते हैं जैसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेन का धुआं निकल रहा हो, ईंटे के भट्टे की चिमनी का धुआं निकल रहा हो। तो इस प्रकार से इन पर न्यायालय द्वारा कई बार निर्णय दिए गए हैं, सार्वजनिक स्थानों पर कोई सिगरेट धूम्रपान नहीं करेगा। अभी एक होटल में खाना खाने गए थे, एक हमारे सामने बैठा था, वो चिमनी की तरह धुआं छोड़ रहा था। मैंने कहा भाई ये धुआं तुम पियो लेकिन हमको मत पिलाओ। तब वो थोड़ा सा खिसक गया, बोला भैया अब आपको तो धुआं नहीं आ रहा होगा। मैंने कहा हाँ 2 इंच खिसक गए हो तो धुआं नहीं आ रहा है, किंतु हम थोड़ा सा अगर दूर हट जाते तो हम कम से कम खाना तो खा लेते। इसके बाद काफ़ी वो प्रभावित हुआ और दूर चला गया। तो इसके बाद अगला है अनुच्छेद 46। राज्य जनता की दुर्बल विशेषतया अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों का विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो जो यहाँ पर जिन जातियों का उल्लेख किया गया है, कहीं न कहीं से इनका उतना भी विकास नहीं हो पाया है। कई बार इनका शोषण भी होता रहा है, होता रहता है, किंतु सरकार द्वारा बराबर ध्यान दिया जा रहा है और कहीं न कहीं से इन 70 सालों में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इनके कल्याण की बात कही गई है। अब तीसरा पॉइंट है समाज कल्याण संबंधी तत्व। अनुच्छेद 40 में कहा गया है राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें उतने अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करेगा जिससे कि वह स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। लेक्चर 1 में इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। अनुच्छेद 40 मैंने बताया है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, गांधीवादी तत्व भी है, आपसे पूछा जा सकता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 40 में संविधान का 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित करके भाग 9 एवं भाग 9 का, यहाँ पर के लिखा है, इसको सुधार करके का कर लीजिएगा, भाग 9 का के तहत क्रमशः भाग 9 में पंचायतों एवं 9 का में नगर पालिकाओं के गठन की व्यवस्था की गई है। इनके बारे में लेक्चर 1 में मैंने आपको विधिवत रूप से पढ़ाया था और यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992।
1992 में पेश किया गया था। इनका नाम था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, लेकिन यह प्रभावी हुए थे 1993, इसलिए कई बार प्रश्न आपको 93 के रूप में भी मिलेगा, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 43 का इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगा। ये भी जो है गांधीवादी तत्व है। इसके बाद अनुच्छेद 44 में कहा गया है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये भारत का इस समय सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति का मुद्दा है। इस पर जैसे ही बात होती है विवाद उत्पन्न हो जाता है। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग धार्मिक संहिता नहीं होनी चाहिए, एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसके बाद है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू जैसे गाय और वाहक पशुओं जैसे घोड़े, गधे और बैल की नस्लों को सुधारने के लिए और उनका वध रोकने के लिए प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 48 भी सभी जीवों के संरक्षण के बारे में है, उनका वध रोकने के बारे में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अनुच्छेद 48 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन का तथा वन है, वना लिखा हुआ सुधार करिएगा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48 पर्यावरण से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्मारक कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है की रक्षा करने का प्रयास करेगा, उनका संरक्षण भी करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 50 आता है। 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा ताकि न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका से प्रभावित न हो, वह स्वतंत्रता पूर्वक न्याय प्रदान कर सके। क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सरकार से प्रभावित न हो। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी निर्देशक तत्वों के बारे में है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्न आदर्शों को प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा। जैसे राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि का प्रयास करेगा। क्या करेगा? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि का प्रयास करेगा। दूसरा है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण, यह संपूर्ण लिखा है, तो न्यायपूर्ण अर्थात सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। इसके बाद राष्ट्रों के बीच आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के प्रति आदर भाव बढ़ाने का प्रयास करेगा। और इसके बाद चौथा है राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करेगा।
क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए भारत लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता। भारत एक शांतिप्रिय देश है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास भी करेगा। इसके बाद आती है नीति निदेशक तत्वों की आलोचना। नीति निदेशक तत्वों के बारे में हमने पहले बताया था, यह न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है यह प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा इनका पालन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं यह गैर न्याय योग्य है। इसके बाद वर्गीकरण का अभाव है। नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, और हमने यहाँ पर आप देखा है वर्गीकरण किया है तो इसका सीरियल गड़बड़ हो गया है। काश इनको अच्छी प्रकार से 4 भागों में या 5 भागों में अलग अलग नीति निदेशक तत्वों को वर्गीकृत किया गया होता और सीरियल से सारे अनुच्छेद दिए होते तो कितना अच्छा होता। इसलिए वर्गीकरण का अभाव है, इसलिए इसकी भी आलोचना की जाती है। विद्वान इनको तर्कहीन कहते हैं। इनको बोलते हैं नीति निदेशक तत्वों में इतनी सारी बातें रखने की जरूरत नहीं थी, ये सारी बातें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनको प्रदान की जाती हैं। इसके बाद क्या है, नीति निदेशक तत्वों के कारण केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, राज्य में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव की आशंका उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं संसद कोई नियम कानून पास करती है तो वह राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, किंतु राष्ट्रपति यह कह करके कानून को अवैध घोषित कर दे, कानून पर सिग्नेचर ना करे कि यह यहाँ पर नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं किया गया है, तो वहाँ पर यदि राष्ट्रपति एक चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानता है तो दोनों के बीच में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में। ऐसा ही राज्यों के विधानमंडल यदि कोई कानून बना करके पास करके राज्यपाल के सिग्नेचर के लिए भेजते हैं, राज्यपाल के सिग्नेचर के लिए भेजते हैं और राज्यपाल मना कर देता है कि हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे क्योंकि यह नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में नहीं रखा गया है, उनका उल्लंघन किया गया है, तब जनता द्वारा चुनी हुई विधानमंडल के द्वारा जो कानून पास किया गया है, राज्यपाल अगर उस कानून पर सिग्नेचर नहीं करता है तो दोनों के बीच में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा और टकराव की आशंका है। तो इस कारण से नीति निदेशक तत्वों की आलोचना की जाती है। बहुत सारे विद्वान हैं, नीति निदेशक तत्वों की आलोचना के संबंध में उन्होंने कथन बोले हैं। ये कथन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर नीति निदेशक तत्वों की आलोचना एक तरफ है विद्वान और दूसरी तरफ है महत्वपूर्ण कथन। इसमें पहला है नसीरुद्दीन शाह के शब्दों में। नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा है, ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह हैं जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। मतलब आप जानते हैं जैसे ही नया वर्ष आता है, 2023 आएगा, 1 जनवरी को आप बहुत सारे संकल्प लेते हो। सुबह जगेंगे, शाम को जगेंगे, सुबह जगेंगे, जल्दी जग करके पढ़ेंगे, शाम को जल्दी सो जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन तक इसका पालन होता है। कई बार ऐसा होता है अगले दिन यह जो है 1 जनवरी मतलब 2 लगते लगते ही ये आपके जो संकल्पनाएं हैं, सारी संकल्पनाएं टूट जाती हैं, आप उनका पालन नहीं करते हो। तो नसीरुद्दीन शाह कहते हैं ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह हैं जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। जैसे ही जनवरी आएगा आप एक लेसन प्लान बनाओगे, अलग अलग सब्जेक्ट रखोगे, उस लेसन प्लान का 1-2 दिन पालन करोगे, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को पढ़ोगे और कब आपको पढ़ना है, कब आपको सोना है, कब आपको घूमने जाना है, सारी चीज़ें आप एक शेड्यूल के माध्यम से तय कर दोगे नए वर्ष में, और 2 दिन बाद उसका उल्लंघन शुरू हो जाता है। इसी तरह से नसीरुद्दीन शाह ने इसकी आलोचना की गई है, नसीरुद्दीन के शाह के द्वारा की गई है। इसके बाद अगला है टीटी कृष्णमाचारी ने इनको क्या कहा है, इन्हें भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर कहा है। क्या है? भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। भी भावनाएं हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, किंतु यह हो नहीं पाएंगी क्योंकि इनको न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की तरह प्रवर्तनीय नहीं रखा गया है। इसके बाद
केसी व्हीयर, ये ब्रिटिश संविधान के विद्वान हैं, एक केसी व्हीयर ने कहा है ये धार्मिक उपदेश है। क्या कहा? ये धार्मिक उपदेश हैं। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा निदेशक तत्व आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है। जैसे आपकी आकांक्षा होती है हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, काश ऐसा होता, ऐसे ही नीति निर्देशक तत्व भी हैं। अगर नहीं होता तो इनको लागू कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से जेनिंग्स क्या कहते हैं? इनको कर्मकांडी आकांक्षा बताया है। क्या कहा है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ कर्मकांडी आकांक्षाएं हैं, जिसमें आकांक्षाएं ही हैं और कभी भी ये लागू नहीं हो पाएंगे। इसके बाद ये एक नीचे जो कथन लिखा हुआ है, ये देखने में आपको इम्पोर्टेंट कम लग रहा हो क्योंकि बाद में लिखा गया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कथन है केटी शाह का, क्योंकि ये 2-3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये छूट गया था, इसको हमने बाद में नोट कराया है। केटी शाह क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार जमा किया जाता है। चेक जमा कर दिया है, अब बैंक कब भुगतान करेगा, कब नहीं करेगा, करेगा या फिर नहीं करेगा, तो टूटते हुए बैंक के नाम काटा गया एक चेक है। तो इस प्रकार से केटी शाह का यह कथन महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब क्या है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व एक तरफ विद्वान है और दूसरी तरफ कथन है। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व में LM सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी ने क्या कहा है? निदेशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। न्यायमूर्ति MC चागला, मोहम्मद करीम चागला ने क्या कहा है? यदि इन तत्वों को पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। सही बात है, इतनी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी बातें कही गई हैं, अगर इनको सबको लागू कर दिया जाता है तो भारत में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हर मुद्दे पर बात कही गई है, सामाजिक हो चाहे सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखा गया है। इसके बाद है BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? निदेशक तत्वों का बड़ा मूल्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको क्या कहा है? आर्थिक लोकतंत्र कहा है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण चैप्टर। अगले चैप्टर में आप नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों की तुलना करेंगे। तो आइए एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखते हैं। वैसे तो मैंने बहुत कुछ इसमें पढ़ाया है, लेकिन कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप एक बार शॉर्ट में देखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, इसका आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन है। इसके बाद अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक किया गया है। इन सभी प्रश्नों का आप जवाब देंगे। फिर है नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। इसका भी आप जवाब देंगे, मैंने बता ही दिया है। इसके बाद क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना कौन करते हैं। आपको ऑप्शन में बहुत दिया होगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। और वहीं पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना कौन करते हैं। इन दोनों प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। आप यदि एक एक प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहेंगे तो यदि आप क्रिया करके सीखेंगे, सुनने से याद नहीं होता, जब आप देखते हो, सुनते हो, क्रिया करते हो तो आपको चीज़ें जल्दी से तैयार होती हैं। नीति निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, महत्वपूर्ण बात यही है, गैर न्यायोचित है, न्याय योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या कितनी है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में आपसे पूछा जा सकता है
नीति निर्देशक तत्वों में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की बात कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 39A में इसको आपको याद रखना है। 40 भी याद रखना है, ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद अनुच्छेद 45 आप याद रखोगे। अनुच्छेद 45 आपको किसी किसी किताब में आपको मिल जाएगा। 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराना है, किंतु 6 से 14 को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब यहाँ पर ये संशोधित अनुच्छेद ऐसे ही रहेगा, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अनुच्छेद 48A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। एक मुझसे ऊपर छूट गया था, अनुच्छेद 44, इसको आप याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं पूछा जा सकता है भारत की विदेश नीति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 50 पड़ा हुआ है, इसको आप संशोधित करके अनुच्छेद 51 करिएगा। ऊपर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 51 कर लेना है। इसको ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये सब मैंने शॉर्टकट में एक बार बता दिया है और इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर मनरेगा पूछता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत है तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। और इसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 40 में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। ये प्रश्न तो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा भी गया है। और ये इसके बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण आलोचना यही है, यह न्याय योग्य नहीं है, यह परिवर्तनीय नहीं है, यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकती, या फिर ये गैर न्यायिक है। इनको सबको आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें जो एक कथन इम्पॉर्टेंट है, अभी देखो इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो प्रश्न अभी बार बार पूछा गया है वो कथन है केटी शाह का। केटी शाह को आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये इनकी आलोचना है। और इसके बाद महत्व में आर्थिक लोकतंत्र किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। अभी एक एक लेक्चर के माध्यम से सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, जैसे ही पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट होगा, एक एक चैप्टर वाइज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके अतिशीघ्र असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। पढ़ते रहिए। एक बार पुनः